वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही एक अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है गांधी युग। गांधी युग टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक एक साथ कवर होते हैं। और भारत की आज़ादी के दौर में एकमात्र ऐसा व्यक्ति हैं जिनके नाम के साथ युग जुड़ता है, जिनके नाम के साथ एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड जुड़ता है। किसी भी आप महान नेता को देखेंगे, क्रांतिकारी को देखेंगे, तो उसके नाम के साथ में युग नहीं जुड़ता, समय अवधि नहीं जुड़ती, लेकिन गांधी के नाम के साथ युग जुड़ता है। और इस युग में बहुत सारे अहम ऐसे कार्य हुए जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में बहुत अहम भूमिका निभाई। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी आइडियोलॉजी या विचारधारा रहती है कि गांधी जी ने कहीं ना कहीं बहुत बुरे काम किए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि गांधी जी ने सही काम नहीं किया। भारत में बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए। खासकर ये जो चर्चा है ये आजकल के युवाओं में रहती है ना। तो देखो, हर एक चीज़ या हर एक सोच या विचारधारा हर एक टाइम पीरियड में उसका महत्व अलग हो सकता है। जो इनकी विचारधारा उस समय थी वो समय की टॉप विचारधारा थी, लेकिन आज के समय में इनकी विचारधारा को देखें तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो किसी उपज में गलत साबित हो सकती है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की कोई विचारधारा पूर्णतः सही हो या पूर्णतः गलत हो। वो डिपेंड करता है परिस्थितियों के आधार पर, है ना। किसी भी चीज़ को अगर आप कभी भी तोलें तो उसको परिस्थिति और कंडीशन के आधार पर तोलें, है ना। किसी भी व्यक्ति की जब कंडीशन अलग होती है तो वो उस कंडीशन में उस काम को करता है तो वो काम उसके लिए बहुत अहम होता है। इन्होंने जो उस समय किया वो बहुत एक अहम योगदान था। हो सकता है वो विचारधारा आज के समय में थोड़ी सी हमें गलत लगे या हो सकता है गलत साबित भी हो, लेकिन उस समय उस कंडीशन उस परिस्थिति के लिए वो पूर्णतः सही थी, है ना। तो आज आपके मन में जितने भी डाउट गांधी जी को लेकर हैं, आज के इस टॉपिक में जितने भी गांधी जी से संबंधित आपके मन में डाउट हैं या कोई भी प्रकार से कोई भी बात है, तो वो आज आपके मन में पूरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं आज के इस टॉपिक में आपको इनके बारे में पूरा डिटेल से समझाऊंगा और किसी भी चीज़ को यहाँ पर हम नहीं छोड़ेंगे। सारे जितने भी फैक्ट हैं, इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक सारी जितनी भी बातें हैं, इनकी एक एक बात को हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे, समझेंगे और डिस्कस करेंगे। और आज से आपके मन में इनके लिए एक सही और एक राइट जो डायरेक्शन की सोच होती है वो डेवलप हो जाएगी और आप जान पाएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया और किस तरीके से इनको इतना महान माना जाता है कि ये इनकी जो फोटो है वो हर एक व्यक्ति की जेब में होती है ना। आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसे कार्य इन्होंने किए होंगे जिस कारण इनकी जो फोटो है वो हर एक व्यक्ति की जेब में होती है। बहुत सारे लोग अपने माता पिता, गुरु या अन्य कोई भी जो उनके अहम व्यक्ति हैं उनकी फोटो नहीं रखता, लेकिन इनकी फोटो ना चाहते हुए भी जेब में उसको रखना पड़ता है और हमेशा रखना पड़ता है। जब भी घर से निकलता है तो इनको साथ लेकर जरूर निकलता है। तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने ऐसा किया होगा जिसके कारण ये इतने चर्चित हुए। और आज भी हमारे आज के वर्तमान युग में इनकी जो विचारधारा है उसका बहुत अहम योगदान है। इसलिए गांधी की बात और गांधी की आइडियोलॉजी की बात आज भी भारतीय राजनीति में की जाती है। और ऐसा कहते हैं कि अगर गांधी जी कुछ समय तक और जीवित रहते तो भारत की जो राजनीति है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता और आज भारत अमेरिका और चीन जैसे महाशक्तियों की कैटेगरी में आज भारत शामिल होता। और भारत की जो राजनीति है वो आज इस तरीके से नहीं होती कि कांग्रेस बीजेपी भारत का विकास की कोई बात ही नहीं करता, बस कांग्रेस और बीजेपी लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो विचारधारा थी उन सभी चीज़ों को हम आज पर इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आप पूरा देखें और बहुत अच्छे से देखें। और अगर आप पहली बार ये सब सुन रहे हैं तो आपको नोट्स बनाते जाना है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारा आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गांधी जी के जन्म से कि इनका जो जन्म है, इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर सन 1869। 2 अक्टूबर सन 1869 को इनका जन्म होता है। कहाँ? गुजरात में, है ना। गुजरात आप जानते ही हैं, गुजरात राज्य
है ना। तो गुजरात राज्य में एक जगह पड़ती है पोरबंदर, और पोरबंदर में एक छोटा सा गांव है काठियावाड़। तो गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ नामक गांव में इनका जन्म होता है ना। जन्म होता है, और इनके जो पिता थे उन पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। और उस समय ऐसी प्रथा थी कि अपने बेटे को अपने पिता का नाम साथ में लेना पड़ता था। तो जब भी आपसे गांधी जी का पूरा नाम पूछा जाए, गांधी जी का पूरा नाम, तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास। वैसे तो इनका जो वास्तविक नाम है वो केवल मोहनदास है, लेकिन करमचंद गांधी इनके साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो इनका जो पूरा नाम पूछा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी जो माता थी उनका नाम था पुतलीबाई। उनका नाम क्या था? पुतलीबाई। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये गांधी जी से 6 मंथ बड़ी थी। गांधी जी से, है ना। समाज में लोग कहते हैं कि अपने से बड़ी स्त्री के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, है ना। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों कहते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन में अपने से बड़ी स्त्री से शादी की, 6 महीने बड़ी थी, और वो महान व्यक्ति बने जिनके नाम से आज व्यक्ति उनको जानता है, और आज भारत के नोट पर उनकी तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को आज़ाद कराने में सभी क्रांतिकारियों में जो सबसे अहम योगदान रहा तो इन्हीं का रहा। ठीक है। तो बहुत सारी बातें समाज में रहती हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के दादाजी का नाम क्या था? गांधी जी के दो दादाजी थे, दादाजी से गांधी जी काफी प्रेरित थे। इनका नाम था उत्तम चंद गांधी। आपको इस लेक्चर में बहुत सारी जानकारी स्पेशल तौर पर मिलेगी जो शायद आपने कभी पढ़ी ना हो। तो गांधी जी के दादाजी का नाम क्या था? उत्तम चंद गांधी। गांधी जी का ये छोटा सा बैकग्राउंड था। ठीक है। एक इनके करीबी थी रिलेशन में जिन्होंने गांधी जी का चरखा बनाया था, है ना। आपको पता है कि गांधी जी चरखा चलाया करते थे। तो चरखा किसने बनाया था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसने चरखा बनाना सिखाया था, है ना। ऐसा भी कह सकते हैं। तो चरखा जो है, एक इनकी रिलेशन थी गंगाबेन। क्या नाम था उनका? गंगाबेन। तो गंगाबेन जो थी, गंगाबेन ने चरखा बनाया था, और चरखा बनाना गांधी जी को सिखाया था और चलाना भी सिखाया था, जिसके कारण इन्होंने बहुत सारे कार्य इस चरखे से किए। ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप बात क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक सी जानकारी थी। इसके बाद गांधी जी बचपन में ही गुजरात में रहे। बचपन की जितनी भी पढ़ाई थी वो गुजरात में उन्होंने पूरी की। गुजरात में पढ़ाई पूरी करने के बाद ये ब्रिटेन चले गए। और ब्रिटेन में जाकर, है ना। ब्रिटेन का मतलब देखो, ब्रिटेन इंग्लैंड को ही कहा जाता है। इसमें ब्रिटेन हो या इंग्लैंड हो, है ना, इंग्लैंड हो या इसी को यूके भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम, वो एक संगठन बन जाता है ना। इसमें वेल्स भी शामिल होता है, स्कॉटलैंड भी शामिल होता है। इससे मिलकर ये यूके यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो जब ब्रिटेन में पढ़ाई करने गए तो पढ़ाई करने के बाद वहां से ये बैरिस्टर बनकर आए। क्या बनकर आए? बैरिस्टर मतलब होता है वकील। तो वकील बनकर आए। जब वकील बनकर ये कहाँ आए? वापस अपने भारत आ गए, गुजरात। जब भारत में गुजरात आए तो ये बात है लगभग 1893 की। कब की बात है? 1893 की। 1869 में इनका जन्म हुआ। 1892 तक इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, है ना, ब्रिटेन में। उसके बाद 1893 में भारत आए, और भारत आने के बाद इन्होंने कहा कि मैंने वकालत कंप्लीट कर ली है, अब मैं एक केस लड़ना चाहता हूं। और इनको जो सबसे पहला केस मिला अपने जीवन का, फर्स्ट केस मिला, जो केस किसका था? दादा अब्दुल्ला का।
अपना पहला केस इन्होंने किसका लड़ा? दादा अब्दुल्ला का। दादा अब्दुल्ला का जब ये केस लड़ने लगे तब इनको अफ्रीका जाना पड़ा। और ये अफ्रीका भी कब चले गए? 1893 में, है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अफ्रीका कब गए, तो 1893 में अफ्रीका गए। जब अफ्रीका गए तो अफ्रीका जैसे ये पहुंचे, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे भारत ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटेन के बहुत सारे यहाँ पर भारत में अत्याचार हो रहे थे, वैसे ही उससे भी कहीं बदतर अत्याचार अफ्रीका के देशों में हो रहे थे, है ना। अफ्रीका पूरा एक महाद्वीप है, उसमें 55 देश वर्तमान में आते हैं, है ना। कहीं कहीं 54 भी लिखा रहता है। जैसे हमारा एशिया है, एशिया में भी बहुत सारे देश हैं, चाइना है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ऐसे ही। तो अफ्रीका महाद्वीप है और उसमें बहुत सारे देश हैं। तो सभी देश बहुत गरीब हैं, बहुत पिछड़े हैं, है ना। बेसिक आधारभूत चीज़ें, रोटी कपड़ा और मकान की बहुत अभाव है ना। शिक्षा नहीं है, आज भी शिक्षा नहीं है। आज के समय में वहाँ पर पूर्णतः लोग शिक्षित नहीं है। तो उतने समय पहले की जो स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब अशिक्षा इतनी ज़्यादा थी तो कहीं ना कहीं उनका शोषण ज़्यादा होता था। उनका जब शोषण ज़्यादा होता था तो गांधी जी ये देखकर दंग रह गए। भारत में अंग्रेजों ने शोषण किया, लेकिन भारत में लिमिटेड तौर पर शोषण हुआ और भारत में कुछ छूट भी थी। जैसे अंग्रेजों के समय में जो गांधी जी थे वो ब्रिटेन गए, ब्रिटेन से बैरिस्टर की डिग्री करके आए, पढ़ाई लिखाई करके आए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा वहां पर नहीं था, वहां पर बहुत ज्यादा पाबंदियां थी। तो जब गांधी जी अफ्रीका पहुंचे तो अफ्रीका में जाकर इन्होंने बहुत सारी अपोजिट कंडीशन देखी। ऐसी कंडीशन देखी कि ये अपने भारत की स्थिति को तो भूल ही गए, भारत के बारे में तो ये जान ही नहीं पाए उस समय कि भारत इस तरीके से गुलाम भी है। जब ये ब्रिटेन का इन्होंने आक्रामक रूप जब अफ्रीका में देखा तो इससे ये दंग रह गए। ये क्या हुआ? ये डरबन का नाम आपने सुना होगा। डरबन एक छोटा सा शहर है अफ्रीका का, है ना, जहां पर युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे, है ना। जो स्टुअर्ट ब्राट की बॉल पे 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे, तो वो पिच कहाँ का था? डरबन का। तो डरबन से ही गांधी जी कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया वर्तमान में साउथ अफ्रीका की राजधानी है। साउथ अफ्रीका की क्या है? प्रिटोरिया राजधानी है। तो वहीं पर एक ट्रेन चलती है डरबन टू प्रिटोरिया। तो डरबन टू प्रिटोरिया एक ट्रेन जा रही थी और इसी ट्रेन में गांधी जी बैठे थे। जैसे ही गांधी जी बैठे थे तो अंग्रेज लोग इसके अंदर आए और जैसे ही अंदर आए और गांधी जी को एक स्टेशन पीटर मैरिट्सबर्ग पर बाहर फेंक दिया। स्टेशन का नाम क्या था? पीटर मैरिट्सबर्ग, है ना, एक स्टेशन का नाम है। तो पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को बाहर फेंक दिया। और बाहर क्यों फेंका? केवल और केवल शारीरिक भेद के कारण। शारीरिक भेद कैसा? काला वर्सेस गोरा। अंग्रेजों का वहां कहना था कि जिस डिब्बे में गोरा व्यक्ति बैठा होगा वहां काला व्यक्ति नहीं बैठ सकता। गांधी जी ने कहा मेरे पास इस डब्बे का टिकट है, सब कुछ है, फिर भी गांधी जी को फेंक दिया। इनने अंग्रेजों ने कहा टिकट से कुछ नहीं होता, तुम काले हो, तुम असभ्य हो, तुम अनपढ़ हो, तुम जाहिल हो, तुम हमारे साथ बैठने के काबिल नहीं हो। और इस कारण गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जब ट्रेन से बाहर फेंक दिया तो इसके बाद भी इन पर बहुत सारे अत्याचार हुए। जब अत्याचार हुए तो गांधी जी का दिल दहल गया। गांधी जी का क्या हो गया? दिल दहल गया, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब समस्या थोड़ी थोड़ी आती है जीवन में, जब समस्या थोड़ी थोड़ी आती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सरवाइव कर लेता है। व्यक्ति सोचता है कि चलो ठीक है, इतनी सी बात है, हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, है ना। जैसे भारत का शोषण हो रहा था लेकिन एक सीक्वेंस में हो रहा था, थोड़ा थोड़ा हो रहा था, तो व्यक्ति लोग नहीं समझ पाए, भारत में अंग्रेजों की रणनीति को नहीं समझ पाए और सहते रहे। लेकिन वही अत्याचार एक टॉप लेवल का, पीक लेवल का जब अफ्रीका में जाकर देखा तो गांधी जी इसे सह नहीं पाए और इन्होंने तुरंत एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद इन्होंने कहा कि अब मैं अफ्रीका में ये जो गोरा काला रंग का भेद है और इस तरीके की जो कुरीतियां हैं इनको मैं यहाँ पर खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो 1894 में ही, जस्ट एक साल बाद 1894 में इन्होंने 2 चीजों की स्थापना की। टॉलस्टॉय आश्रम
टॉलस्टॉय आश्रम और फोनिक्स आश्रम, दो आश्रम बना दिए। फोनिक्स आश्रम, है ना, ये आश्रम के नाम थोड़े से अजीब हैं क्योंकि वहां पर अफ्रीका में अलग लैंग्वेज चलती है ना, तो इसलिए इन्होंने दो आश्रम बना दिए। एक आश्रम डरबन में है और एक आश्रम प्रिटोरिया में है। एक आश्रम इनका कहाँ है, डरबन में है, और एक कहां पर है, जोहान्सबर्ग में है ना, जोहान्सबर्ग में, सॉरी, जोहान्सबर्ग में है। ये जोहान्सबर्ग में है और ये प्रिटोरिया, ये जोहान्सबर्ग में है, ये डरबन में है। ये जोहान्सबर्ग में है, ये डरबन में है। और इसी के साथ ही इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की जिस पार्टी का नाम था नटाल कांग्रेस। नटाल कांग्रेस, ये सब इसी वर्ष की बात है, 1894। 93 में पहुंचे थे, 1894 में एक पार्टी बना दी नटाल कांग्रेस, जिसमें सारे लोग जुड़ गए। सारे लोग जुड़कर गांधी जी को उन्होंने, सभी लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ भाई आप सही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप हमारे पक्ष में हैं और अंग्रेजों से विरोध कर रहे हैं। टॉलस्टॉय आश्रम बना, फोनिक्स आश्रम बना। इन आश्रमों में बहुत सारे पर्सन आए, सभी पर्सन ने इनको सपोर्ट किया गांधी जी को, और एक यूनियन बन गया। बहुत सारे अधिकार गांधी जी ने इनको दिला दिए। जब गांधी जी ने इन सभी को अधिकार दिला दिए तो कहीं ना कहीं बहुत सारा रिलैक्सेशन अंग्रेजों से मिला अफ्रीका के लोगों को, है ना, और फिर गांधी जी वहां से वापस आ गए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए, गांधी जी अफ्रीका से कब वापस आए। तो ये बात कब की है, 1915 की, है ना। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में या अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्ष रहे। अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्ष रहे तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर बता सकते हैं, लगभग 22 साल, है ना। 21-22 साल गांधी जी अफ्रीका में रहे। 1893 से 7 साल वो और 15 साल ये, 15 और 7 22 साल, है ना। 21-22 साल लगभग गांधी जी रहे और 1915 में कहाँ आ गए, भारत वापस आ गए। कब आ गए, 9 जनवरी को वहां से निकले थे। 9 जनवरी को भारत आ गए थे, ठीक है। तो 1915 में जब यहाँ आए तो इनकी मुलाकात हुई किससे, इनकी मुलाकात हुई एक बहुत महान व्यक्ति से जिनका नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत यूनिक पर्सन है गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्हीं को गुरु की संज्ञा दी जाती है। किसके गुरु, गांधी जी के गुरु। गांधी जी अपने आप में बहुत महान व्यक्ति हैं, तो सोचिए जो व्यक्ति महान है उसका गुरु कितना महान होगा, है ना। ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन तो बहुत गहराई है। जो व्यक्ति इतना महान है उसका गुरु कितना महान होगा। तो जब इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई तो इन्होंने अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मान लिया या बना लिया, ठीक है। तो गांधी जी का गुरु कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था, तो एम.जी. रानाडे। कौन था, एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे मतलब महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात या भारत का सुकरात कहा जाता है। सुकरात कौन था, जल्दी से बताइए, सुकरात कौन था। सुकरात कौन था, सुकरात प्लूटो का गुरु था। सुकरात किसका गुरु था, प्लूटो का गुरु था। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, सिकंदर को सभी जानते हैं। सिकंदर का गुरु कौन था, अरस्तु। कौन था, अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था, प्लूटो। कौन था, प्लूटो। और प्लूटो का गुरु कौन था, प्लूटो का गुरु कौन था, सुकरात, ठीक है। अंदाज लगाइए आप। इसकी तुलना किससे की गई है, महादेव गोविंद रानाडे से। क्यों की गई है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं जहां सिकंदर है या अरस्तु है, सिकंदर और अरस्तु भी बहुत महान व्यक्ति हैं, वैसे ही गांधी जी हैं। तो गांधी जी का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे का गुरु कौन, तो केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, कौन, केशव चंद्र सेन, है ना। तो ये गुरु का सिस्टम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तब जब गांधी जी की इनसे मुलाकात हुई तो गांधी जी ने कहा कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है। तो गांधी जी से इन्होंने कहा कि भारत अभी गुलाम है और अंग्रेजों की बहुत सारी दमनकारी नीतियां चल रही हैं भारत में, जिससे भारत कहीं ना कहीं क्या है, भारत कहीं ना कहीं बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। तो गांधी जी ने तुरंत कहा कि मैं वकील हूं, मैं बैरिस्टर हूं, मैं अभी एक्शन लेता हूं और अभी अंग्रेजों को यहां से भगा के निकाल दूंगा,
ठीक है। जैसे ये कहा तब गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कर दिया, गांधी जी को रोक दिया। गांधी जी से कहा कि अभी तुम्हें एक्शन नहीं लेना है, अभी तुम्हें एक्शन नहीं लेना है, अभी तुम क्या करो, अभी तुम क्या करो, भ्रमण करो, इंडिया का क्या करो, भ्रमण करो, इंडिया को घूमो, घूमने के बाद क्या करो, इंडिया की सारी कंडीशन समझो। अभी तुम ब्रिटेन से आए हो, ब्रिटेन से आने के बाद अफ्रीका चले गए हो, अफ्रीका जाने के बाद फिर भारत आ गए हो, तो अभी तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है, कहीं ना कहीं समस्या है कंडीशन को लेकर। तो जिस देश में जो कंडीशन होती है वहां पर उसी हिसाब से निर्णय लेना उचित होता है। तो भारत में अभी क्या करो, तुम भ्रमण करो। तो भ्रमण करने के बाद गांधी जी ने सभी क्षेत्रों को लगभग घूमा, और घूमने के बाद जैसे ही घूमा, गांधी जी की सोच में बदलाव आ गया। सोच में क्या आ गया, बदलाव आ गया। गांधी जी पहले ब्रिटेन के लोगों के बहुत बड़े विरोधक थे, बहुत बड़े विरोधी थे, है ना। पहले क्या था, जब ब्रिटेन गए थे तो ब्रिटेन में जब उन्होंने वहां का कानून देखा तो गांधी जी ब्रिटेन के लोगों के बहुत ज्यादा चहेते हो गए थे, है ना, चहेते हो गए थे। थोड़ा बहुत विरोध अफ्रीका में दिखा, लेकिन जैसे ही भारत आए 2 साल घूमे, और 2 साल घूमने के बाद कहीं ना कहीं गांधी जी को ऐसा लगने लगा कि भारत में जो अंग्रेज हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इनका हमें सपोर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि इनसे हमें आज़ादी मिल सके, इनसे हम लड़ेंगे तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना। कहा कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम इनको सहायता करेंगे, है ना, ये बहुत अच्छे लोग हैं और ये हमें विकसित करके हमें छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि भारत में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, जैसे घड़ी नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, है ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ों की देन ब्रिटेन को माना जाता है, ठीक है। आज भी ऐसा मानते हैं कि 70 से 80% आज वर्तमान की जो ट्रेन है वो ब्रिटेन की बिछाई हुई है। तो सोच में बदलाव आया। सोच में बदलाव आने के बाद फिर से गांधी जी अपने घर पे थे, गांधी जी अपने घर पे थे। फिर धीरे धीरे ब्रिटेन का वर्चस्व बढ़ा, और ब्रिटेन ने बिहार के एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्यक्तियों पर जोर डाला। जोर क्या डाला कि तुम्हें नील की खेती करनी ही पड़ेगी, नील की खेती करनी ही पड़ेगी, है ना। नील की खेती लगभग वो सभी जगह कराते थे, लेकिन ज्यादा करके उन्होंने बिहार में करवाया, और बिहार में चंपारण में करवाया, और चंपारण में जैसे ही करवाया तो चंपारण में एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ल। जिस व्यक्ति का क्या नाम था, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल को लगा कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति भारत में आया है विदेश से पढ़ के, जो वकालत का बहुत अच्छा ज्ञान रखता है, और जिससे अगर मैं मुलाकात करूंगा तो हो सकता है शायद हमारी इस परिस्थिति में कुछ परिवर्तन आ सके। और वैसा ही हुआ। बिहार के चंपारण से राजकुमार शुक्ल निकले, गुजरात पहुंचे, गुजरात में गांधी जी से मुलाकात की, गांधी जी से कहा कि हमें आपकी मदद चाहिए। गांधी जी ने कहा मैं आपकी मदद के लिए सदा तत्पर हूं। गांधी जी चंपारण पहुंचे, और चंपारण जैसे ही पहुंचे और वहां पर जब स्थिति का पता चला तो गांधी जी दंग रह गए। जब दंग रह गए तो गांधी जी ने विद्रोह कर दिया। कब कर दिया, 1917 में। तो चंपारण विद्रोह कब हुआ, 1917 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण आंदोलन या चंपारण विद्रोह है। गांधी जी का पहला आंदोलन या अपना डेब्यू कौन सा था, तो चंपारण विद्रोह। 1915 में आए, 16 तक उन्होंने बढ़िया तरीके से, है ना, समय बिताया, है ना, पिच पर समय बिताया। पिच पर समय बिताने के बाद यहाँ से उन्होंने शॉट खेलना शुरू कर दिया। जब यहाँ से शॉट खेला तो पहले ही शॉट में 6 मार दिया, है ना। अभी तक भारत में बहुत सारे मैच खेले गए थे। मैच खेलने का मतलब मैं आपको क्रिकेट की भाषा में समझा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग पर जोर ना पड़े और आपको आसानी से समझ में आए, बस आपको समझते जाना है। इसके पहले भी भारत में बहुत सारे मैच हो चुके थे, मतलब आंदोलन हो चुके थे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी मैच सफल नहीं हो रहा था। हर एक कंडीशन में, हर एक स्थिति में, हर परिस्थिति में भारत मैच हारती जा रही थी, मतलब आंदोलन हारती जा रही थी। सारे आंदोलन, है ना, 1857 की क्रांति देखो आप, कितना बड़ा एक अलग से वो था कि रिवॉल्ट था, उसको भी दमन करके खत्म कर दिया। उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कांग्रेस की स्थापना इतनी बुरी तरीके से की गई कि उसने और भारत को बैकफुट पे ढकेल दिया, है ना। भारत हार तो रहा था लेकिन और बुरी तरीके से हार गया। लेकिन
जब गांधी जी ने अपने मैच में डेब्यू किया तो पहले ही मैच में गांधी जी ने पहला ही मैच जिता दिया। जिताने का मतलब क्या है, चंपारण विद्रोह सफल रहा। कैसे सफल रहा, इसमें नील की खेती जो है वो अनिवार्य थी कि भाई नील की खेती आपको करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि नील की खेती क्या है। नील के कुछ पौधे होते हैं और इन पौधों को जबरदस्ती लगवाया जाता था। इसलिए लगवाया जाता था क्योंकि आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में कपड़े जो हैं वो केवल और केवल वाइट होते थे। कपड़े केवल और केवल वाइट होते थे, खासकर धोती कुर्ता, कोई कलर नहीं होता था, है ना। तो जब उन कपड़ों को कलर्ड किया जाता था, रंगा जाता था, तो उस रंगने के लिए नील का प्रयोग होता था। और इस नील से जब कपड़े रंग दिए जाते थे तो कहीं ना कहीं उनको बहुत कॉस्टली बेचा जाता था और जिसका मुनाफा अंग्रेजों को मिलता था। ठीक है, तो इस नील की खेती की अनिवार्यता की 3/20। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी भी किसान के पास अगर 20 एकड़ जमीन है, किसी भी किसान के पास अगर 20 एकड़ जमीन है तो उसको 3 एकड़ पर नील लगाना ही होगा। ये मस्ट है, 3 एकड़ पर नील लगाना ही होगा। ये बिल्कुल जरूरी कर दिया है ना। आप चाहें या ना चाहें, आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, आपको तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। 20 भाग के तीसरे भाग पर। ठीक है, जब ऐसा जाकर वहां देखा तो अंग्रेजों के इस वर्चस्व को देखने के बाद गांधी जी ने तुरंत विद्रोह किया। विद्रोह सफल रहा, नील की खेती खत्म हो गई। और फिर ये नील की खेती जो ब्रिटेन के लोग करवाते थे वो अब जर्मनी में करवाने लगे, है ना। जर्मनी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के बाद नील की खेती अंग्रेजों ने कहां करवाई, तो जर्मनी में करवाई, क्योंकि जर्मनी को भी उस समय इन्होंने ले लिया था। कभी कभी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, और हो सकता है कभी चंपारण विद्रोह या चंपारण आंदोलन ऑप्शन में ना रहे, तब आपको एक और शब्द में बताता हूं जो हो सकता है आपने कभी ना पढ़ा हो या ना सुना हो, है ना। ये भी 1917 की बात है, लेकिन इससे थोड़े से पहले की बात है। गिरमिटिया आंदोलन। कौन सा आंदोलन? गिरमिटिया आंदोलन। अब आप पूछेंगे, सोचेंगे कि गिरमिटिया आंदोलन क्या है। इसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसको कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये बहुत डेप्थ वाली चीज है। गिरमिटिया उसको कहा जाता है कि भारत का जो मजदूर है, भारत का जो भारतीय मजदूर है, उस मजदूर को विदेश में ले जाकर या विदेशी औपनिवेशिक राज्य द्वारा किसी दूसरे देश में ले जाया जाए। जैसे भारत का कोई मजदूर है, भारत का कोई लेबर है, वो लेबर ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन में ले जाएं और वहां मजदूरी कराएं, या उस लेबर को दक्षिण अमेरिका में ले जाएं, ब्राजील में ले जाएं, अर्जेंटीना में ले जाएं, अमेरिका में ले जाएं, जर्मनी में ले जाके नील की खेती करवाएं। कहीं भी ले जाएंगे और उसको वहीं का बना देंगे और वहीं वो अपना जीवन भर मजदूरी कर करके मर जाएगा। उसको कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर। तो गिरमिटिया मजदूर इस प्रोसेस से बहुत ज्यादा दुखी थे कि हम भारत के हैं, भारत में काम करते हैं और हमें अपने देश, अपनी मिट्टी से जुदा करके हमें दूसरे देश ले जाकर वहां मजदूरी कराया जाता है, जहां की ना हमें भाषा समझ में आती, ना हमें वातावरण ठीक लगता, ना भाषा शैली ठीक लगती और ना ये अत्याचार ठीक लगता। तो गिरमिटिया मजदूरों के पक्ष में भी आंदोलन किया, है ना, जो भी थोड़े रूप से सफल रहा, लेकिन इसे पूर्णतः असफल माना जाता है। चंपारण पहला माना सफल हुआ। चंपारण के बाद होता है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह भी 1917 में हुआ, ये भी 1917 में हुआ, ये 1918 में हुआ, ये 1918 में हुआ। अब जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में क्या क्लॉसेस थे, इन दोनों में क्या जरूरी था जो गांधी जी ने इन पर सत्याग्रह किया। जैसे ही गांधी जी यहाँ से लड़के कहाँ पहुंचे, अपने गुजरात पहुंचे, है ना। गुजरात में ये अहमदाबाद है, आप जानते ही हैं। और अहमदाबाद में एक मिल थी, मिल मतलब आप जानते हैं फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में कहा गया था मजदूरों को कि हम आपको बोनस देंगे, हम आपको बोनस देंगे, और उनको बोनस नहीं दिया, उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था और टैक्स लगाने से वो बहुत दुखी थे। और गांधी जी ने यहाँ जाकर भूख हड़ताल कर दी और भूख हड़ताल करने के बाद अंग्रेजों को इनका अपना बोनस देना पड़ा, है ना। इनको जब बोनस देना पड़ा तो बहुत सारे लोगों को ये ठीक नहीं लगा
और अंग्रेजों ने यहाँ पर ना चाहते हुए भी सभी को बोनस दे दिया, और बोनस दे दिया तो दूसरा भी आंदोलन गांधी जी का कैसा रहा, सफल रहा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था कि खेड़ा एक जगह पड़ती है गुजरात में, और खेड़ा में कुछ मजदूर थे। खेड़ा में क्या थे, मजदूर थे। मजदूरों से बेनामा टैक्स लिया जाता था, मजदूरों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था। जब मजदूरों से टैक्स का मतलब होता है कर, टैक्स लिया जाता था, और जब टैक्स लेने के बाद मजदूर बहुत गिरी स्थिति में पहुंच जाता था। लेकिन एक समय क्या पड़ गया, अकाल क्या था, प्लेग का, प्लेग हुआ। प्लेग आप जानते हैं, प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी है, गांव के गांव शहर के शहर खत्म हो जाते थे उस समय, जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, पैंडेमिक महामारी है ये। तो प्लेग आया, अकाल पड़ा, सारी फसल नष्ट हो गई, अनाज के पास किसान के पास कोई अनाज नहीं बचा। अब अंग्रेज कहते हैं टैक्स दो। भाई कहां से टैक्स देंगे, आप खुद सोचिए, कहां से टैक्स दे देंगे जब उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो टैक्स कहां से देंगे। खेड़ा पहुंचे गांधी जी, इनका सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद इनको अपना हक दिला दिया, तो यह आंदोलन भी सफल रहा। अब आप यहां पर देखो, रणनीति क्या है, अहिंसा। रणनीति क्या है, अहिंसा। किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं, है ना, लाठी डंडे सांप्रदायिक दंगे कुछ नहीं, अहिंसा के साथ चल रहे हैं और सफल होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके दूसरे पक्ष में अगर हम बात करें तो दूसरे पक्ष में कुछ लोग ऐसे होते थे जो हिंसा का सहारा लेते थे, 2-3 दिन का उनका डेमो होता था और चौथे दिन उनको फांसी पर लटका दिया जाता था। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि लड़ाई करना, उग्रवादिता के साथ लड़ना, विरोध करना, हिंसा को साथ लेना कहीं ना कहीं सही है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन उसका जो परिणाम था उस परिस्थिति में वो गलत साबित हो जाता था, और यही सबसे बड़ा यही डिफरेंस था। अब आपको क्या लगता था कि हथियार लाओ और हथियार ले जाकर क्या कर दो, मार दो अंग्रेजों को, है ना, आपको यही सही लगता था, हिंसा का जो परिप्रेक्ष्य है वो अच्छा लगता था। भगत सिंह वाली आइडियोलॉजी के आप लोग हैं। क्या हुआ, भगत सिंह आए, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया भारत के लिए, लेकिन क्या वो जीवित रह सके, क्या कोई वो बड़ा काम कर सके, क्या वो भारत को कंप्लीट आजादी दिला सके, नहीं। भगत सिंह आए, डेमो दिया, तुरंत पकड़ा, फांसी पर लटका दिया। चंद्रशेखर आजाद, उनको भी घेर लिया था, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, ऐसे तमाम तरीके के कितने व्यक्ति रहे जिन्होंने अहिंसा, लाला लाजपत राय लाठी मार मार के मार दिया। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने अहिंसा, हथियारों का सहारा लिया। तो ये होता क्या था कि जैसे ही आपने हथियार लिया, अहिंसा लिया, आपको अच्छा लगा, लेकिन अंग्रेजों को कारण मिल जाता था, अंग्रेजों को वजह मिल जाती थी कि भाई इसने ये किया है, उसको पकड़ते थे, फांसी पर लटका देते थे। गांधी जी को आप फांसी पे क्यों लटकाएंगे, सबसे बड़ी चीज यही है, गांधी जी को आप फांसी पे कैसे लटकाएंगे, कोई आपके पास सहारा ही नहीं है, कोई आपके पास सबूत ही नहीं है, क्योंकि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, अहिंसा के साथ काम करते जाते थे और ना चाहते हुए भी अंग्रेज उनका बाल विवाह का नहीं कर पाते थे। क्यों, क्योंकि हथियार नहीं है, हथियार नहीं है, हिंसा नहीं है, किसी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी रणनीति थी। ये रणनीति हमें खराब लगती है, हो सकता है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये रणनीति आपको बुरी लगे, क्योंकि आजकल बोलने की भाषा लोग नहीं समझते, तो ये जो अंतर था, ये बहुत बड़ा अंतर था, है ना। इसी कारण आप देखेंगे कि जितने व्यक्ति हिंसा वाले थे, 2-3 साल में ही वो फांसी पे चढ़ा दिए गए, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्टार्टिंग से साथ रहे। देश आजाद हो गया 1947 में, और 1948 में जाके उनकी मृत्यु हुई, वो भी अंग्रेजों के द्वारा नहीं, भारतीय व्यक्ति जो था नाथूराम गोडसे, उन्हीं ने उनको मार दिया। अब क्यों मार दिया उसका भी अभी मैं कारण बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, किसानों का जो टैक्स था वो टैक्स माफ कर दिया गया, है ना। इसके बाद 1818 के बाद गांधी जी को फिर से अपना एक जो सोच थी, उसमें थोड़ा परिवर्तन आया,
और उन्होंने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, है ना, ऐसा मैं कहाँ तक सत्याग्रह करूंगा, हमें कंप्लीट यहाँ पर क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। देखो हर व्यक्ति का जो मोटिव है, हर व्यक्ति का जो मोटिव है वो अलग हो सकता है। हो सकता है हमारे दृष्टिकोण से वो बात हमें थोड़ी सी गलत लगे, हमारे दृष्टिकोण से वो बात हमें गलत लगे, लेकिन जो महान व्यक्ति है, जिसने उस चीज को पढ़ा है, उस चीज में जिया है, उस चीज की वास्तविक परिस्थितियों को उसने देखा है, तो उसकी सोच गलत कैसे हो सकती है। हमें गलत लग सकती है, लेकिन उसका परिणाम, जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जीवन काल में क्रिकेट में ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन शायद ही कोई ऐसी उपलब्धि होगी जो उन्होंने हासिल ना की हो। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया, ज्यादा उतना खास उन्होंने रन नहीं बनाए, सचिन की अपेक्षा, विराट की अपेक्षा, रोहित की अपेक्षा बहुत महान बल्लेबाज रहे हैं, बॉलर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट दायरे में ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन शायद ही ऐसा कोई खिताब है, शायद ऐसा कोई भी खिताब नहीं है जो उन्होंने ना जिताया हो। सब कुछ जिताते गए, विन होते गए। जब उन्होंने सबसे पहले 2007 में ये डिसीजन लिया कि जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं उन सबको बाहर बिठा दिया जाए, जिसमें सहवाग का नाम भी था, गांगुली का नाम भी था, द्रविड़ का नाम भी था, और बहुत महान खिलाड़ी थे। जीवन में बहुत सारे रन बनाए उन्होंने और बहुत बड़े मुकाम हासिल किए। लेकिन उन्हीं खिलाड़ियों के विपक्ष में MS धोनी ने ऐसा कहा कि इनको बिठा दिया जाए, हमें यंग लोगों को मौका देना चाहिए। जब ऐसा कहा तो सारी जो सिलेक्टर टीम थी वो उसने विरोध कर दिया कि ये आप क्या कह रहे हैं, इतने मास्टर खिलाड़ी हैं, सचिन हैं, सहवाग है, गंभीर है, लक्ष्मण है, द्रविड़ है, महान प्लेयर हैं। तब धोनी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हम इनको लगातार खिलाते आ रहे हैं इतने सालों से, आज तक हम कोई ट्रॉफी जीत सके हैं? अगर जीते हो तो बताइए। हो सकता है ये मेरा छोटा सा परिवर्तन कुछ बहुत बड़ा कर जाए। मैं मानता हूं कि बड़े खिलाड़ी हैं, रन बनाते हैं, केवल रन बनाएंगे। जो यंग प्लेयर होगा वो आपके लिए रन भी बनाएगा, रन भी बचाएगा। सबसे बड़ी चीज, रन भी बचाएगा, रन बनाएगा भी, बचाएगा भी। ये सीनियर है, रन नहीं बचा पाते, मिसफील्ड होता है, और मिसफील्ड होने के बाद एक कैच छूटता है और सामने वाली टीम जीत जाती है। मेन चीज होती है फील्डिंग। किसी भी टीम की फील्डिंग, एक छोटी सी फील्डिंग पूरे मैच का रुख बदल देती है। इसमें कितनी गहराई है ये केवल MS समझते हैं। समझा, सारे खिताब बैक टू बैक जिताते गए, कभी भी टीम उस स्थिति में नहीं पहुंची। लेकिन कहते हैं एक गलती और व्यक्ति खत्म हो जाता है, जो कि मैं उनकी गलती नहीं मानता। तो वैसे गांधी जी की जो सोच थी वो सोच भी इसी तरीके से थी, वो हमें लगता है, लेकिन वो उस समय में सही थी। 1818 तक लगातार उन्होंने आंदोलन किए, लगा उनको, लेकिन फिर कहा कि आपको कंप्लीट आज़ादी चाहिए। 1919 में, है ना, 18 से जस्ट बाद 1918 में ये खेड़ा हुआ, उसके जस्ट बाद से 1919 तक इस समय अवधि में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर मेरा एक वीडियो आएगा 2 घंटे का। उस 2 घंटे में इसमें प्रथम विश्व युद्ध को और 2 घंटे में द्वितीय विश्व युद्ध को बहुत डिटेल से समझाऊंगा। अभी केवल समझ लो, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ था, 1919 तक चला था, 1918 तक चला था, 1918 तक चला था। तो इसी विश्व युद्ध में गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि हमें अंग्रेजों की सहायता करनी चाहिए। अब यहां पर देखो, हमें बुरा लग रहा है, क्या कहा? गांधी जी ने कहा अंग्रेजों की हमें सहायता करनी चाहिए। गांधी जी एक एक के घर गए, सभी से कहा कि चलो भाई हम अंग्रेजों की सहायता करते हैं, ब्रिटेन चलो। जहाजों में पूरे सैनिक भर के भारत के व्यक्ति ब्रिटेन पहुंचा दिए गए और ब्रिटेन में जाकर प्रथम विश्व युद्ध में उतार दिए और हजारों भारतीय सैनिकों की इस विश्व युद्ध में मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों करवाया? गांधी जी को ऐसा लगता था कि हम इनकी सहायता करेंगे विश्व युद्ध में, ये विश्व युद्ध में जीत जाएंगे और ये फिर हमें क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। ये उनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि कहीं ना कहीं जितना भी ज्यादा इनका हम शोषण कर पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो गांधी जी ने बहुत सारे लोग भेज दिए
जब गांधी जी ने बहुत सारे लोग भेजे तो अंग्रेजों ने गांधी जी को एक बहुत बड़ी उपाधि दी, जिस उपाधि को बहुत बार पूछा जाता है, उसका नाम है केसर ए हिंद। केसर ए हिंद की उपाधि दे दी कि भाई तुम केसरी हो, तुम केसर ए हिंद। देखो केसर ए हिंद लाला लाजपत राय को भी कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने किसे केसर हिंद कहा, दोनों में अंतर है। इसी जगह हम फंस जाते हैं। केसर ए हिंद किसे कहा जाता था, लाला लाजपत राय। अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी, क्लियर है। तो केसर ए हिंद कहा। जब ऐसा ये करने लगे तो भारतीय लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा, तो भारतीय लोगों ने भी एक उपाधि दे दी। भारतीय लोगों ने गांधी जी से क्या कहा, भर्ती कराने वाला सर्जेंट। क्या उपाधि दी, भर्ती कराने वाला सर्जेंट। कैसा भर्ती, भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट या अंग्रेजों का एजेंट, अंग्रेजों का एजेंट नाम दे दिया, है ना। जब ये सब हुआ तब एक और व्यक्ति, महिला थी जिनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने कहा कि ये राजनीतिक बच्चा है, क्योंकि वो उम्र में उनसे बड़ी थी, तो उनने एक इनको उपाधि दी राजनीतिक बच्चा। क्या कहा, राजनीतिक बच्चा। जब ये सब हो गया 1918 में युद्ध खत्म हो गया, और जैसे युद्ध खत्म हो गया तो गांधी जी को लगता था कि 1919 में एक एक्ट आएगा, एक अधिनियम आएगा, और इस अधिनियम के आधार पर हम क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। चूंकि ऐसा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो क्या हुआ, जब नहीं हुआ तब हुआ 1919 का एक्ट आया, और उसी के साथ एक और एक्ट आया जिसको कहा जाता है रोलिंग एक्ट। रोलिंग एक्ट बहुत ही अच्छे से याद रखना, रोलिंग एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट बहुत अलग अलग हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, रोलिंग एक्ट 1919 में आया। जब 1919 में आया तो इसकी जो बातें थी वो बहुत खतरनाक थी, लोगों का दिल दहल जाता था। क्या लिखा था इसमें, नो अपील, नो वकील, नो दलील। ये इसका फंडामेंटल राइट था कि अंग्रेज सेना भारत के किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि यहां से क्या है, भारत की जो आजादी का दौर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। भारत के लोग पढ़े लिखे भी हो चुके थे, जागरूक भी हो चुके थे, तो वो शामिल होने लगे थे विद्रोह में, ताकि अंग्रेजों से हम क्या हो सकें, आजाद हो सकें। तो एक एक्ट आ गया रोलिंग एक्ट, और उसमें कहा नो अपील। आपका अगर किसी व्यक्ति को हमने गिरफ्तार कर लिया है तो आप अपील भी नहीं कर सकते, आप अपील भी नहीं कर सकते, आप दलील भी नहीं रख सकते किसी भी प्रकार की वकील के द्वारा, और आप वकील भी नहीं रख सकते। वकील, अपील, दलील कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारी इच्छा है हम उसको गिरफ्तार करेंगे, चाहे वो गिरफ्तार करने योग्य हो अथवा ना हो। जब तक हम चाहेंगे तब तक उसे मारेंगे, चाहे मारकर हम उसकी हत्या कर देंगे। कोई कुछ नहीं कह सकता। जब वकील ही नहीं रख सकते तो दलील कहां से आएगी, दलील नहीं आएगी तो अपील कैसे कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। जब ऐसा कानून बना तो भारतीय लोगों ने कहा कि ये क्या है भाई, ये क्या है, ये कैसा कानून है, ये कोई कानून है, इससे अच्छा तो कानून ना ही होता। नाम दे दिया काला कानून। क्या नाम दे दिया, काला कानून। काला कानून दिया, इसका विरोध हुआ। इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। स्वाभाविक बात है यार, विरोध होगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विरोध हुआ। विरोध दो व्यक्तियों ने किया, सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू ने विरोध किया, और एक और था, क्या था अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा देखो अभी भूल गया, मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी फिसल जाता है। सत्यपाल। क्या नाम था, सत्यपाल। दो व्यक्ति थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। दोनों पंजाब के थे, पंजाब के पंजाबी थे। दोनों ने विरोध किया तो इनको रख लिया। रख कहां लिया, इसी कानून के आधार पर जेल में रख लिया। इसी कानून के आधार पर इन दोनों को क्या कर लिया, जेल में रख लिया। और जेल में रखने के बाद इसी के आधार पर इनको सजा दी गई। जब सजा दी गई तो फिर इनकी गिरफ्तारी का विरोध किया गया। ये क्या हो चुके, गिरफ्तार हो चुके। फिर इनकी गिरफ्तारी का विरोध हुआ। देखो एक एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बात आजादी की थी, आजाद नहीं हुआ। रोलिंग एक्ट 1919 का एक्ट आया, रोलिंग एक्ट आया, है ना। ये रोलिंग एक्ट पारित करने वाले व्यक्ति का नाम था सिडनी रॉलेट, है ना। उनका पूरा नाम था सिडनी रॉलेट। तो उन्होंने पारित किया, ये सब चीजें दी। काला कानून कहा, इसका विरोध किया सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल ने। इनको गिरफ्तार किया। फिर इनके गिरफ्तारी का विरोध किया कि भाई इनको छोड़ो,
इनको क्या करो, छोड़ो। तो ये विरोध कहाँ हुआ, ये विरोध हुआ जलियांवाला बाग में। क्लियर है बात। आज तक आपने केवल और केवल यही सुना होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड, इतने लोग मारे गए, ऐसा हुआ है ना, 1919 में हुआ, बहुत सारी चीजें। लेकिन आज तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये जलियांवाला बाग क्यों हुआ था, इसका वास्तविक रीजन क्या था, वास्तविक इसकी कहानी क्या थी। तो आज आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, बोलो यस। तो इसका विरोध किया किसने, पंजाब के लोगों ने, क्योंकि जलियांवाला बाग कहाँ पर है, पंजाब में है। अमृतसर आपने देखा है ना, स्वर्ण मंदिर के पीछे वाला जो भाग है वहाँ पर एक बाग बना हुआ है जिसका नाम क्या है, जलियांवाला बाग। तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। जब लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो ये क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, किसका, अंग्रेजी सरकार का। अच्छा, अंग्रेजी सरकार का विरोध क्यों कर रहे थे, विरोध भाई इसलिए कर रहे थे कि छोड़ दो इनको, क्या कर दो, छोड़ दो। विरोध जाना होने लगा, 13 अप्रैल की बात है, इस डेट को याद रखना। किसी भी डेट को याद आप रखो अथवा ना रखो, लेकिन ये डेट पूछी जाती है। ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसका दिन भी पूछ लिया जाता है। तो बैसाखी का दिन था, बैसाखी आप जानते ही हैं, है ना, पंजाब में मनाया जाता। तो बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल। विरोध ज्यादा होने लगा, विरोध ज्यादा होने लगा, तब अंग्रेज सरकार ने 2 व्यक्तियों को भेजा। अभी तक केवल आप लोगों ने एक व्यक्ति के बारे में सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में वहां पर 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था R.E.H. डायर, रिनीगल एडवर्ड हैरी। पूरा नाम क्या है, रिनीगल एडवर्ड हैरी या R.E.H. डायर। और एक का नाम था M.O. डायर, है ना। केवल आप सुनते हैं ओ डायर, केवल आप क्या सुनते हैं, ओ डायर। आज आपको ये दोनों नाम पता चल गए होंगे। तो 2 डायर थे वहां पर, दोनों एक ही कास्ट के थे, R.E.H. डायर और M.O. डायर। ये दोनों को पहुंचाया गया। जैसे ही वहां पहुंचाया, विरोध ज्यादा हुआ। R.E.H. डायर ने आदेश दिया M.O. को, और M.O. ने क्या करा, गोली चलवा दी, है ना, गोली चलवा दी। गोली लगातार चली, गोली लगातार तब तक चली जब तक सारे लोग मर नहीं गए। सारे लोगों की मृत्यु हो गई, वहां से कोई निकल नहीं पाया। कहते हैं एक बहुत छोटा सा गेट है, बस उसी में से निकल सकते हैं, और वहां ये सारे खड़े हुए थे गोलियां चलाने वाले। लगातार गोलियां चली, सारे मर गए, केवल एक व्यक्ति बच गया, केवल एक सिंगल व्यक्ति बचा। उस व्यक्ति का नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस जलियांवाला बाग में केवल और केवल एक ही व्यक्ति बचा था, उस व्यक्ति का नाम मुझे जल्दी से बताइए। ये पूरा गांधी सेशन चल रहा है, इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। सारे टॉपिक, सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन सब कवर हो जाएगा। तो उस एक व्यक्ति का नाम था ऊधम सिंह। कहते हैं इसकी उम्र उस समय बहुत कम थी, लगभग 13-14 साल का था, छोटा सा था। एक छोटी पैर में गोली लगी थी शायद, और ये गिर गया था, तो इन्होंने इसको मरा हुआ मान लिया था। तो ऊधम सिंह बच गया था। जैसे ही बचा, प्रतिज्ञा की, किस चीज की, मारने की। किसको, डायर को। कोई भी डायर हो, दोनों को मार सकता है, क्या कोई भी हो, क्योंकि दोनों ही, एक ने ऑर्डर दिया था, एक ने गोली चलवाई थी। प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा पूरी इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि ये डायर तुरंत कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया, तुरंत इंग्लैंड चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि जैसे ही ये हत्याकांड हुआ, तब इसकी जांच हुई, तब इसकी क्या हुई, जांच हुई। और जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी, जांच के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम था हंटर कमेटी। जिसका नाम क्या था, हंटर कमेटी। जांच की कौन सी कमेटी बनी, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी बनाई गई। हंटर कमेटी जब बनी तो इस हंटर कमेटी में बहुत सारी चीजें निकल के आई, और जो जज था इसमें, उस जज ने क्या कहा, उस जज ने कहा कि इस व्यक्ति ने जो भी किया है, इस व्यक्ति का नाम क्या है, डायर है ना। तो डायर ने जो भी किया है वो गलत किया है, जो भी किया है वो गलत किया है, लेकिन इतना भी गलत नहीं है कि उसको सजा दी जाए। ठीक है, ये गलत तो है, ऐसा नहीं होना था, हम लोग मानते हैं,
लेकिन इतना भी गलत नहीं है कि इनको सजा दी जाए। कहीं ना कहीं इन्होंने आत्मिक बचाव के रूप में ये कार्य किया, नहीं तो जनता उग्र हो चुकी थी और उनको क्या कर सकती थी, है ना, घायल कर सकती थी या इनकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ों में ये हंटर कमेटी ने इस तरीके से इसको कह दिया। और फिर कुछ अंग्रेजी जो व्यक्ति थे उन्होंने डायर से कहा कि भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, अब तुम यहाँ से क्या करो, यूके चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ और अपने देश में जाके रहो, तुम्हारा काम जितना था वो तुमने पूरा कर दिया है। जब ऐसा हुआ तो गांधी जी ने इस रिपोर्ट के बारे में बहुत ही एक बुरा कथन दिया, जिस कथन का नाम क्या था, क्योंकि ये रिपोर्ट कैसी थी, सरकारी रिपोर्ट थी। और इस सरकारी रिपोर्ट को गांधी जी ने कहा कि जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट है ये क्या है, निर्लज्ज है। कैसी है, निर्लज्ज सरकारी लीपापोती है ना। कुल मिलाकर इसको आपने वैसे ही अपने हिसाब से अरेंज करके बना दिया है, जो कि सबसे बेकार है। निर्लज्ज का मतलब होता है बहुत ज्यादा बेकार, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हंटर कमेटी का इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल चुका। एक और कमेटी बनी थी, तहकीकात कमेटी, है ना। तहकीकात कमेटी जो थी वो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनी थी। और हंटर कमेटी जब बनी थी, या जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था चेम्सफोर्ड, है ना, आप याद रखें, चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड के समय काल में ये सब हुआ और केवल ये सब पूरा शांत हो गया। लेकिन एक व्यक्ति जो था, ये ऊधम सिंह, इसके मन में कहीं ना कहीं वो ज्वाला जल रही थी। काफ़ी छोटा था, है ना। ये जो डायर है ये कहाँ चला गया है, ब्रिटेन चला गया है। अब इसे भी ब्रिटेन जाना है, क्योंकि इसने ठान लिया है कि भाई मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, डायर को ख़त्म करना। गरीब था, कैसा था, गरीब था, पैसे नहीं थे। जब पैसे नहीं थे तो इसने क्या किया, कारपेंटर का काम कर दिया, कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिया, है ना। लकड़ी वगैरह आप जानते ही हैं, लकड़ी वगैरह का काम करने लगा और अपना पैसे जमा करने लगा। पैसे जमा करते करते काफ़ी साल हो गए। और काफ़ी साल होने के बाद इसके पास इतनी जमा पूंजी हो गई कि ये कहाँ जा सके, यूके जा सके, ब्रिटेन जा सके। ब्रिटेन पहुंचा, वहाँ वेटर का काम करने लगा। जैसे तैसे इसको पता चल गया कि एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसमें ये आने वाला है। इसने एक तमंचा खरीदा हुआ था, पिस्टल खरीदा हुआ था और जाके डायरेक्ट स्टेज पे डायर को ख़त्म कर दिया। कब कर दिया, 1939 में। 1939-40 की बात है। 1939-40, 1919 से लेकर 1940 तक कितने साल, 21 साल। 1940 ही है ना, 1940 ही है। 1940 में ये ख़त्म कर दिया। अब लेकिन इसके पहले की कुछ और भी घटनाएं हैं जिन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये सब हो गया। इसके बाद एक और आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। जिसका नाम क्या था, खिलाफत आंदोलन। जैसे ही टर्की, है ना, टर्की आप जानते हैं, तुर्की देश है एक, जिसकी राजधानी अंकारा है और जिसकी मुद्रा लीरा है। तो तुर्की का विभाजन हुआ। विभाजन होने के बाद वहाँ का जो प्रमुख होता था उसको कहा जाता था खलीफा। उसको क्या कहा जाता था, खलीफा। खलीफा का मतलब होता है इस्लाम में प्रमुख व्यक्ति या धर्म की जानकारी देने वाला या धर्मगुरु, है ना। धर्मगुरु को क्या कहा जाता है, खलीफा। तो तुर्की का उस समय खलीफा हुआ करता था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो इस पद को समाप्त कर दिया गया, है ना। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा ही इस पद को समाप्त कर दिया गया। जब इस पद को समाप्त किया गया तब बहुत सारे लोगों ने विद्रोह किया। तो खलीफा को बचाने के चक्कर में जो विद्रोह हुआ उसको कहा जाता है खिलाफत आंदोलन। उसको क्या कहा जाता है, खिलाफत आंदोलन। जब खिलाफत आंदोलन हुआ तो उसका जो प्रभाव है वो विश्व में सभी जगह हुआ इस्लाम को बचाने के लिए, जिसका प्रभाव भारत में भी देखा गया। 1919 में शुरू होता है, कहीं कहीं 20 भी लिखा रहता है, क्योंकि ये आगे 1920 में जाके मर्ज हो जाता है किसमें, असहयोग आंदोलन में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई हो तो जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं।
तो 1920 में जाकर ये असहयोग आंदोलन में क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कभी भी कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 किसके लिए हुआ था, खलीफा के लिए। फिर ये खिलाफत आंदोलन 1920 में क्या हो गया, मर्ज हो गया, किसमें हो गया, असहयोग आंदोलन में। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1920 में हुआ। क्यों हुआ, मुद्दा एक ही था कि हमें सहयोग नहीं करना, किसका सहयोग नहीं करना, अंग्रेजों का। कैसे नहीं करना, चीजों को लेकर, जितनी भी चीजें हैं उनकी, उन सभी चीजों को बहिष्कार कर दो, उन सभी चीजों का बहिष्कार कर दो, उन सभी चीजों को त्याग दो, किसी भी चीज को आपको सहयोग नहीं करना, सभी चीजों को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। तो इस तरीके से आंदोलन लगातार आगे बढ़ते रहे। बाल गंगाधर तिलक की यहीं पर मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हुई तब अबुल कलाम आज़ाद और शौकत अली दो व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कांधा दिया, है ना। इस तरीके से उन्होंने भारतीय हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ाया। हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर बढ़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं फूट भी डल रही थी, है ना, फूट भी डल रही थी। और यहीं पर एक घटना हो जाती है 1922 में। 1922 में क्या होता है, चोरा चोरी हत्याकांड। क्या होता है, चोरा चोरी हत्याकांड। चोरा चोरी हत्याकांड क्या था, जल्दी से बताइए कमेंट करके मुझे। क्वेश्चन बस यही आता है कि कब हुआ था। तो आपको 1922 याद रखना है। 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हुआ। क्यों हुआ, कुछ नहीं है, गांधी जी ने कहा कि अहिंसा करना है, अहिंसा करना है। लोग अहिंसा करने लगे, बैठकर धरना दे रहे थे। अंग्रेज आए, अंग्रेज ने 3 लोगों को मार दिया बिना किसी वजह से। जब 3 लोगों को मार दिया तो गांधी जी के जो अहिंसा पर चलने वाले व्यक्ति थे उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा कर रहे हैं तो भी मारते हैं, हिंसा कर रहे हैं तो भी मारते हैं, इनको देखते हैं। थाना था, उस थाने के अंदर गए। अंदर जाने के बाद जितने भी पुलिसकर्मी थे, 21 पुलिसकर्मी थे लगभग, और एक थानेदार था, तो जाकर सभी को खत्म कर दिया और उस पूरे थाने को जलाकर राख कर दिया। जब ऐसा किया, है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चोरा चोरी हत्याकांड। तो फिर बहुत सारे अंग्रेजों ने फिर भारतीय लोगों को मारा, है ना। ऐसी बहुत सारी घटना थी। तो ये हत्याकांड की वजह से असहयोग आंदोलन क्या हो गया, स्थगित हो गया। कई बार पूछा जाता है कि चोरा चोरी हत्याकांड क्यों प्रचलित है ना, कि तो असहयोग आंदोलन के स्थगन के कारण। असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ, 1922 में। क्यों हुआ, चोरा चोरी हत्याकांड के कारण। जब ये हत्याकांड हुआ तो गांधी जी भी यहीं पर क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। गांधी जी भी यहीं पर क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद फिर एक और घटना होती है 1925 में। 1925 में क्या होता है, काकोरी कांड। क्या होता है, काकोरी कांड। काकोरी कांड क्या था, काकोरी जगह पड़ती है ना, यूपी में। और वहीं पर जो खजाना है, खजाने को लूटा जा रहा था। तो पहले खजाना एक जमींदार के यहाँ देखने गए ये लोग, है ना, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, है ना, राजेंद्र लाहिड़ी थे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो क्या करना चाहते थे, जो अंग्रेजों को खत्म करना चाहते थे। और इनको जरूरत थी हथियार की, और हथियार के लिए किसकी जरूरत थी, पैसे की। तो जब पैसे की जरूरत थी तो पैसा कहाँ से आए, इन्होंने एक जमींदार के घर में डाका डाला, वहां से कुछ नहीं मिला। इनका दिमाग खराब हुआ, इन्होंने कहा अब तो हम सरकारी खजाना लूटेंगे, और वही लूटेंगे जो सबसे ज्यादा मैन है ना। तो एक जगह पड़ती है लखनऊ टू सराहनपुर, है ना। सराहनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी। वहीं एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है काकोरी, वहां पर जाकर उन्होंने ट्रेन लूट ली। ट्रेन में जितना खजाना था सारा लूट लिया। सारा लूटने के बाद ये भाग गए, और भागने के बाद वहीं पर राजेंद्र प्रसाद की साल गिर जाती है, राम प्रसाद बिस्मिल की साल गिर जाती है। और उसी साल से पता लगाते लगाते ये सारे लोगों तक पहुंच जाते हैं, और सभी को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। सभी को क्या कर देते हैं, फांसी दे देते हैं। जब फांसी दे देते हैं तो ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको बस सन याद रखना है, ज्यादा डिटेल नहीं। 1925 में ये सब। अब जैसे मेंस में अगर काकोरी कांड पूछा जाए, फैक्ट में आपसे बस केवल 1 नंबर में पूछा जाएगा कि भाई असहयोग कब हुआ, चोरा चोरी कब हुआ, काकोरी कब हुआ, क्यों हुआ, आप बता देंगे। मेंस में पूछा जाए तो आपको डिटेल से लिखना है। जितनी भी जानकारी मैं बता रहा हूं डिटेल से लिखना है। जैसे असहयोग आंदोलन पूछे 3 नंबर में, नंबर 1 गांधी जी द्वारा किया गया, नंबर 2 1920 में हुआ, नंबर 3 खिलाफत आंदोलन 7 हुआ था। काकोरी कांड बता देना 1925 में हुआ। क्यों हुआ, खजाना लूटने के लिए किसने किया, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी ऐसे व्यक्तियों ने किया।
ठीक है। तो 3 नंबर में पूछे तो आपको 3 फैक्ट लिख देने हैं, अगर आपसे 6 नंबर में पूछे तो आपको और डिटेल से इसमें लिखना है। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई। 1925 तक की बात आपको समझ में आई। 1925 में जैसे ये सब बात हो गई, फिर 26 में कुछ नहीं हुआ, 27 में थोड़ा सा बदलाव आया। 27 में डिसीजन लिया कि भाई अब साइमन कमीशन आना है। क्या आना है? साइमन कमीशन आना है। तो साइमन कमीशन रवाना हो गया 27 में। 28 में साइमन कमीशन पहुंचा। तो साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन कई बार पूछा जाता है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। साइमन कमीशन जब भारत में 1928 में आया तो साइमन कमीशन की बहुत सारी बातें थी। साइमन कमीशन की बहुत सारी बातें थी। गांधी जी ने भी बहुत सारी बातें कही साइमन कमीशन के साथ में कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, हमें भी साथ रख लो, हमें भी साथ रख लोगे तो आपका काम भी चलता रहेगा, हमारा काम भी चलता रहेगा। लेकिन साइमन कमीशन भी नहीं माना। साइमन कमीशन ने कहा कि नहीं, गांधी जी ने कहा कि हमारे लोग भी साइमन कमीशन में भर्ती कर लो तो आपका भी काम चलता रहेगा, हमारा भी चलता रहेगा। अंग्रेजों ने मना कर दिया। अंग्रेजों ने जब मना किया तो साइमन कमीशन को गांधी जी ने बहिष्कार कर दिया, है ना, कि हम इसे नहीं मानते। और वहीं पर नारे लगने लगे मुंबई में, मुंबई के बंदरगाह पर कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो जब ये नारे लग रहे थे लेकिन वो नहीं माने। दक्षिण भारत में साइमन कमीशन पहुंचा। दक्षिण भारत में जब साइमन कमीशन पहुंचा तो वहां एक प्रमुख नेता थे जिनका नाम था टी प्रकाशन। तो टी प्रकाशन ने वहां से साइमन कमीशन को भगा दिया वापस कि जाओ, हम तुम्हारा साथ नहीं देते। तो वहां से विरोध हो गया। फिर वहां से दक्षिण भारत से विरोध होके, है ना, महाराष्ट्र में तो विरोध हो ही चुका था। महाराष्ट्र, मुंबई आपको पता है, महाराष्ट्र में विरोध हुआ गांधी जी द्वारा। वहां से भाग के दक्षिण भारत पहुंचा, वहां टी प्रकाशन ने विरोध किया। वहां से भागकर उत्तर प्रदेश पहुंचा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंचा, है ना। लखनऊ में खलीक उज्जमा एक व्यक्ति था जिसका नाम था खलीक उज्जमा। तो लखनऊ में खलीक उज्जमा ने भगा दिया कि जाओ, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बहुत विरोध किया कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। वापस आ गया। फिर कहा चलो ट्राई कर लेते हैं कश्मीर तरफ, है ना, लाहौर तरफ। तो और उत्तर भारत में चला गया, कश्मीर, लाहौर, पाकिस्तान तरफ, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान भारत में ही था। तो कश्मीर, लाहौर तरफ चला गया। तो वहां लाला लाजपत राय थे, है ना। कौन थे? लाला लाजपत राय थे, है ना, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, पंजाबी थे। तो लाला केसरी ने भी कहा साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। साइमन कमीशन का अब दिमाग खराब हो गया कि यार आए तो हम हैं और आने के बाद रहेंगे तो हम भारत में, जाने वाले तो हम हैं नहीं, क्योंकि राजनीति हमारी है, सरकार हमारी है, शक्ति हमारी है, हम वापस क्यों जाएं। जब ऐसा कहा कि भाई एक जगह से भगा दिए, चलो ठीक है, दूसरी जगह, तीसरी, अब ज्यादा हो गया। तो लाला लाजपत राय को पकड़ लिया, लाला लाजपत राय को पकड़ लिया। और लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियां बरसाई, इतनी लाठियां बरसाई, इतनी लाठियां बरसाई कि उनकी क्या हो गई? उनकी हो गई मृत्यु। उनकी क्या हो गई? मृत्यु। जब ये मृत्यु हुई तो बहुत सारे क्या हुई? विरोध हुए। बहुत सारे क्या हुए? विरोध हुए। बहुत सारे विरोध हुए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय को लाठी किसने मारी? लाठी किसने मारी, है ना। तो आपको क्या लगाना है? उस व्यक्ति का नाम क्या था? जेपी सांडर्स। जेपी सांडर्स। जेपी सांडर्स वो व्यक्ति था जिसने लाठी बरसाई और बरसवाई, है ना, मारी भी और बहुत सारे सैनिकों से मरवाई भी। तो सैनिकों का नाम आपको याद नहीं रखना। तो जेपी सांडर्स ने बहुत सारी लाठियां मरवाई और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हो रही थी तब उन्होंने कहा कि मेरी एक एक लाठी का हिसाब, मेरी एक एक लाठी का हिसाब कील से लिया जाएगा, कील से लिया जाएगा। और तुम्हारे सारे अंग्रेजों के शवों को जहन्नुम भी नसीब नहीं होगा। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट कहा कि मेरी एक लाठी का हिसाब कीलों से लिया जाएगा। और ऐसा कहते हुए उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तब एक नौजवान भगत सिंह का दिमाग खराब हो गया। भगत सिंह का दिमाग खराब हो गया कि अब मैं इसका बदला जरूर लूंगा। भगत सिंह ने षड्यंत्र बनाया। षड्यंत्र बनाने के बाद जेपी सांडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। दो ही बातें याद रखनी है। सांडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह। भगत सिंह ने किसकी हत्या की? सांडर्स की।
कब की? 1928 में, है ना। कभी अभी एक क्वेश्चन आया था एसएससी में शायद, तो 1928 ऑप्शन में नहीं था, 1929 था, तो अब 29 लगा देना, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है। तो जेपी सैंडर्स की क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये मामला शांत हो गया। मामला जब शांत हो गया, एक चीज और याद रख लें, 1928 तक हम आ गए हैं। 1923 में एक चीज हुई थी, 23 में थोड़ा सा मैं बताना भूल गया। 23 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी 1923 में। तो ये आपको याद रखना। 23 के बाद 24 तक हम आ चुके थे, 25 में हमने बता दिया था, 28 में बता दिया था, है ना। 29 में कुछ खास नहीं है, 29 में ज्यादा कुछ खास नहीं है। 29 में ज्यादा कुछ खास नहीं है। 29 में क्या है? हाँ, 29 में एक चीज है। 29 में 28 में इन्होंने मारा किसको? सैंडर्स को। 29 में इन्होंने क्या कर दिया? बम फेंक दिया। क्या कर दिया? बम फेंक दिया। किसने? है ना, ये 2-3 व्यक्ति थे ना, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। तो इन्होंने क्या कर दिया? बम फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? असेंबली में, है ना। असेंबली में जैसे ही बम फेंका तो लोग घबरा गए। भगत सिंह को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसकी पेशी हुई। पेशी होने के बाद भगत सिंह से पूछा गया कि तुमने बम क्यों फेंका? तुमने बम क्यों फेंका? तो भगत सिंह ने कहा कि आप जो कर रहे हैं और आप जो अधिनियम बना रहे हैं वो किसी प्रकार से ठीक, भारत के लिए ठीक नहीं है। आप भारत से जाइए। जब ऐसा कहा तो जज ने कहा कि तुम बोलकर भी कह सकते थे, बम क्यों फेंका? तब भगत सिंह ने कहा कि हमने तो सुना है कि अंग्रेज बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं देता, उनको जब तक ऊंची आवाज में चिल्लाकर तेज आवाज में कोई बात ना कहो तब तक सुनाई नहीं देता, इसलिए हमने खाली बेंचों पर बम फेंका। चाहते तो हम लोगों पर भी बम फेंक सकते थे, लेकिन हमने नहीं फेंका। लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेजों ने कहा बम तो फेंका है, वो भी असेंबली में फेंका है। बहुत सारे चार्ज लगाए, यही बम फेंकने का चार्ज लगाया, है ना, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी का चार्ज लगाया और इस तरीके से फांसी दे दी। फांसी दे दी गई तो यहीं पर उन्होंने एक नारा दिया, मतलब नारा दिया नहीं, नारा चिल्लाया, जिसका नाम था इंकलाब जिंदाबाद। क्या कहा? इंकलाब जिंदाबाद। कभी आपसे पूछा जाए कि आखिरी ख्वाहिश क्या थी? वो आखिरी ख्वाहिश थी गले मिलना। किससे? तीनों को फांसी दी गई, तीनों आपस में गले मिले। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह गले मिले। गले मिलने के बाद इंकलाब जिंदाबाद नारा दिया। अब आपसे पूछा जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? तो जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है इंकलाब जिंदाबाद नारा, तो 99% लोग भगत सिंह लगा के आ जाते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। अब आप कहेंगे गलत कैसे है, हमने तो यही सुना है। तो देखो, नारा देना अलग बात होता है, नारा कहना अलग बात होता है। नारा देना अलग बात होता है, नारा कहना अलग बात होता है। और कंपटीशन में इतनी छोटी चीजें होती हैं कि उसके अंदर की बाल की खाल निकाल दी जाती है। नारा दिया किसी ने है, नारा समाज में कोई लाया है, नारा को फेमस किसी ने बनाया है, और नारा को संपूर्ण भारत में किसी ने फैलाया है। तो अलग अलग टर्म के आधार पर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया है वो किसने दिया है, तो दिया किसने है? दिया है तो आप लगाएंगे मोहम्मद इकबाल। किसने दिया है? मोहम्मद इकबाल। जनता के सामने कौन लाया? हसरत मोहानी। जनता के सामने कौन लाया? हसरत मोहानी। तभी भगत सिंह ने सुन लिया। तभी भगत सिंह ने क्या कर लिया? सुन लिया।
तो आपसे पूछेगा विश्व प्रसिद्ध किसने बनाया, विश्व प्रसिद्ध किसने बनाया, या फेमस किसने बनाया, या फेमस किसने किया, या भारतवर्ष में किसने फैलाया, तो भगत सिंह ने। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दिया किसी ने है, जनता के सामने कोई लाया है, तब भगत सिंह ने सुना। फेमस किसी और ने बनाया, मतलब भगत सिंह ने। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। सेशन काफी बड़ा हो रहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। गांधी युग के नाम से आपके साथ इतने सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे कि 1869 से लेकर 1947 तक आपका कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। कम से कम इसमें 20 से 30 टॉपिक कवर हो जाते हैं गांधी युग के एक साथ ही पढ़ने से, है ना। तो इस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो मेरे हिसाब से आपसे कोई चीज़ नहीं छूटेगी। जब भगत सिंह को फांसी हुई तो कभी कभी पूछ लिया जाता है फांसी कब हुई, है ना। तो 1929 में ये कारनामा किया, बम फेंक दिया। 1929 में सैंडर्स की हत्या कर दी। तो ये दोनों आरोप लगाए और 1931 में फांसी दे दी। ये भी कई बार पूछा जाता है कि फांसी कब दी, है ना। तो 24 अप्रैल 24 मार्च 23 मार्च 1931 की फांसी दे दी। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी। कभी कभी हो सकता है पूछ लिया जाए कि किसने फांसी दी, तो हिल्टन ने। जीसी हिल्टन नामक एक जज था, जीसी हिल्टन नामक एक जज था, और उसने 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी, है ना। तो हम क्रम से बढ़ रहे हैं। 1930 रह गया। 1930 में क्या हुआ, 1930 में क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन। क्या हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। जब भाग नहीं लिया तो क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन होना शुरू कर दिया। पूछा जाए कब हुआ, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कैसे किया, दांडी यात्रा करके। दांडी यात्रा क्यों की, नमक के लिए। कहां से की, दांडी से की, है ना। साबरमती आश्रम में रहते थे। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। साबरमती आश्रम साबरमती की नदी के किनारे स्थित है। और अहमदाबाद जो है उसका नाम, पुराना नाम अहमद शाह के नाम पर अहमदाबाद नाम रखा गया है, जो कि साबरमती की नदी के तट पर स्थित है। तो दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। इसे चलकर तय की गई, जिसमें कुल 79 व्यक्ति थे, 78 व्यक्ति थे। 78 व्यक्ति में एक व्यक्ति गांधी जी 79 और एक व्यक्ति और था, है ना, संपादक जो जानकारी देने वाला था। तो कुल 80 व्यक्ति थे, कहीं कहीं 79 भी लिखा रहता है। तो 79 व्यक्तियों ने पैदल चलकर, पैर में भी कुछ नहीं था, दांडी पहुंचे। दांडी आपका समुद्र तट के पास पड़ता है, कच्छ में पड़ता है। वहां जाकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा, और नमक कानून को तोड़ने के बाद इसी नमक कानून को दांडी यात्रा कहा जाता है। और दांडी यात्रा जैसे ही शुरू हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हो गया, है ना, तो इसमें भी बहिष्कार की बात की गई, विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार की बात की गई। जब बहिष्कार की बात की गई तब इसी समय जो गवर्नर जनरल था, उसने कहा कि तुम सविनय अवज्ञा आंदोलन तोड़ने का क्या लोगे, तुम सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ने का क्या लोगे। तब गांधी जी ने कहा कि हमारी 11 शर्तें हैं, हमारी 11 शर्तें मान लो, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ देंगे। तो गांधी जी की ये शर्तें सुनकर गवर्नर जनरल ने कहा ठीक है, हम मान लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो गांधी जी की जो शर्तें हैं वो मुख्य तौर पर मान ली गई, मान ली गई, है ना। उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था इरविन, उसका नाम क्या था, लॉर्ड इरविन, है ना। आपने सुना होगा गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन जो समझौता है
जिसे दिल्ली पैक्ट कहा जाता है ना। दिल्ली पैक्ट इसलिए कहा जाता है, पैक्ट मतलब होता है समझौता, दिल्ली में हुआ है समझौता, दिल्ली समझौता है ना। तो गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो सभी बातों को मान लिया गया गांधी जी की, और गांधी जी से ये कहा गया कि तुम भाई अब गोलमेज सम्मेलन में भाग लोगे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए। कौन लिया? क्या नाम था आपके इनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेजों में सम्मेलन में भाग लिया। 31 में दूसरा हुआ, दूसरे में गांधी जी पहुंचे। गांधी जी जैसे ही पहुंचे तो गांधी जी को बहुत सारे व्यक्तियों ने निर्लज्ज शब्दों से बेइज्जत किया, है ना। किसी ने देशद्रोह कहा कि गांधी जी एक देशद्रोही है ना, देशद्रोही है। किसी ने कहा कि अरे ये तो अर्धनग्न फकीर है ना। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस कहे गए। गांधी जी को बहुत बुरा लगा, है ना। गांधी जी को क्या किया? बहुत बुरा लगा। विंस्टन चर्चिल ऐसा व्यक्ति था कि विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा, और फ्रैंक मोरिस ने इनको देशद्रोही नेता कहा। जब ये शब्द कहा तो ये गांधी जी वापस आ गए। जब वापस आए तो वापस आने के बाद गांधी जी से भारतीय लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। तो गांधी जी ने कहा कि भारत के बहुत सारे राजनेताओं ने भारत की इज्जत को बेचना चाहा, पर मैं भारत की इज्जत को बचाकर वापस आ गया। इनके साथ और भी बहुत सारे नेता थे जो अंग्रेजों के पक्ष में हो गए थे, उनकी बातें मान ली थी, जिनको आज याद बिल्कुल नहीं किया जाता। नाम क्या था ये मैं भी नहीं जानता। गांधी जी पक्ष में नहीं रहे, इज्जत बचाकर आ गए। आज हम और आप उनका नाम ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो ये सब हुआ। गांधी जी आ गए, दोबारा से इन्हें शुरू कर दिया, और 1931 में ही इन्होंने ये सब छोड़कर गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिया। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद ये भारत आए, और भारत आने के बाद भारत में जो कांग्रेस थी, जो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी, उसी कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने एक जो अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसका नाम था बेलगांव अधिवेशन। क्या नाम था? बेलगांव अधिवेशन। तो बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने क्या की? अध्यक्षता की। बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने क्या की? अध्यक्षता की। बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने जब अध्यक्षता की तो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं दोबारा आज के बाद कभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। अब ये थोड़ा सा अभी दिक्कत कर रहा है ना, ये गोलमेज का, बेलगांव अधिवेशन का। इसको आप देख लेना, बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था। थोड़ा सा इसका ईयर चेक कर लेना एक बार, मैं थोड़ा सा अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। गांधी जी अध्यक्ष बने थे, एक बार बने थे और लास्ट बार बने थे। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और इसमें भी गांधी जी ने भाग नहीं लिया। और कुल मिलाकर गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। पूना, जिसे पूना समझौता कहा जाता है, जिन्होंने हरिजनों और दलितों के बारे में, उनके उत्थान के बारे में बहुत सारी बातें कही, है ना। ये सब बातें कहने के बाद 1931 तक की बात हुई। 1931 के बाद ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। 1934 में हिल्टन यंग कमीशन बना, हिल्टन यंग आयोग, जो जीसी हिल्टन था, यही वो हिल्टन है। हिल्टन यंग कमीशन बना। आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना होने के बाद म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया 1935 में, जो फाइनली 1936 में हो पाया। 37-38 में कुछ नहीं हुआ। 39 में जाकर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 39 में जाकर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। गांधी जी ने दोबारा कोई गलती नहीं की कि हम किसी प्रकार से क्या करेंगे, अंग्रेजों का साथ देंगे, है ना। अंग्रेजों का साथ किसी प्रकार से नहीं दिया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया।
अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव में भी यही कहा गया कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, है ना। 1940 में आया, बस सन याद रखना है आपको। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया कि कहा आज़ाद कर देंगे, लेकिन कहा कि कर ही दो, कर नहीं देंगे, कर ही दो, करना है तो, नहीं तो आप जाओ। अगस्त प्रस्ताव भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाया। 1940 में ही बात फंस गई। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बात पे अड़ गए, जवाहरलाल नेहरू अपनी बात पे अड़ गए। अड़ने के बाद मुस्लिम लीग का गठन पहले ही हो चुका था 1905-06 में, लेकिन उसका वर्चस्व यहाँ से स्टार्ट होता है 1940 से। 1940 से ही एक व्यक्ति था जो कि उस समय काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और 1940 में ही उसने एक नाम दिया, और वो नाम क्या था आप मुझे जल्दी से बताइए। 1940 में चौधरी रहमत अली, है ना। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाते हैं कि चौधरी रहमत अली, चौधरी हिंदू है, रहमत अली इंग्लिश है, तो उस समय सब हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो चौधरी रहमत अली ने 1940 में एक नाम दिया, जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसने कहा कि पाक स्थान क्या ढूंढो भारत में, कि आप जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, तो आप इस्लाम को क्या जानते हो। इस्लाम को अगर आप जानते हो और इस्लाम को वास्तविक रूप से आपको आगे बढ़ाना है, तो आप कैसी जगह ढूंढो, पाक जगह ढूंढो। पाक का मतलब क्या होता है, पवित्र, पवित्र। और है कैसा, अपवित्र कहेंगे तो नहीं, लेकिन माना जाता है। पाक स्थान क्या बन गया, पाकिस्तान, संधि विच्छेद है। तो पाकिस्तान नाम कब आया, 1940 में। 40 में आ गया, चलता रहा, अभी कुछ नहीं हो पाया। 1942 में आया अगस्त प्रस्ताव, सॉरी क्रिप्स मिशन, अगस्त तो 40 में आ गया था। क्रिप्स मिशन आया स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में भी कहा कि आज़ाद कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, और एक ऐसी बैंक का चेक है जो बैंक टूट चुका है। अगर मैं आपको 1 करोड़ का चेक दे दूं, मैं आपको 1 करोड़ का चेक दे दूं और वो बैंक टूट चुका है, तो वो चेक क्या काम का। या मैं आपको 1 करोड़ का चेक दे दूं और उसकी डेट निकल गई है, तो वो चेक किस काम का। ऐसा ही चेक क्रिप्स मिशन वाले लोग दे रहे थे। गांधी जी ने बहुत सारी बातें कही कि यार अब तुम ऐसे नहीं मानोगे, बहुत हो गया। 1942 में भारत छोड़ो, क्या करो, भारत छोड़ो आंदोलन क्या कर दो, शुरू कर दो। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। क्या हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारे अहम योगदान दिए, लेकिन अंग्रेज भी कम नहीं थे। अंग्रेजों ने इसी आंदोलन के उपज में एक ऑपरेशन चलाया, जिसको कहा जाता है ऑपरेशन जीरो हॉर। ऑपरेशन जीरो हॉर, अब ये क्या होता है, ये होता है कि ऑपरेशन जीरो हॉर मतलब ऑपरेशन हुआ और कुछ ही घंटों में जितने भी नेता भारत छोड़ो कह रहे थे, उनको पकड़ के कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। उनको कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें थी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, देखो भारत छोड़ो आंदोलन अलग है, भारत छोड़ो का नारा अलग है। तो भारत छोड़ो का नारा आपसे पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे, यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसी आंदोलन में एक नारा दिया था, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। करो नहीं, मरो नहीं, सॉरी, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया, ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत छोड़ो कहाँ से शुरू हुआ था, ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है वर्धा, है ना, तो वर्धा में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्धा में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, प्रारूप किसने बनाया था, तो अबुल कलाम आज़ाद ने, अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, गांधी जी ने इस आंदोलन में क्या कथन कहा था, गांधी जी ने कहा था कि मैं एक छोटी सी बालू से, छोटी सी क्षेत्र की बालू से एक बहुत बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा। छोटी सी एक बालू से बहुत बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख नेता कौन था, तो आपको लगाना है अबुल कलाम आज़ाद। याद रखना, अब्दुल नहीं, अबुल,
कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद तो साइंटिस्ट थे, उन्हें राजनीति से कोई लेना ही देना नहीं था, वो लैब से ही बाहर नहीं निकले अपने पूरे जीवन में, शादी करने का तक उन्हें समय नहीं मिला। तो इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन की बहुत सारी बातें हुई, है ना। तो लगभग मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी। भारत छोड़ो आंदोलन एक आखिरी चीज़ थी, है ना, जो सब ये सब हुआ। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको ये थोड़ा सा लास्ट बता के समाप्त करता हूँ, जल्दी से थोड़ा सा देख लीजिए जो कि खास इम्पोर्टेंट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चरम सीमा पे आ गया था। जब चरम सीमा पे आया तो 1946 में घोषणा कर दी, बेबिल प्लान बना। बेबिल प्लान बना, बेबिल प्लान के बाद कैबिनेट मिशन आया। फाइनली क्या आया? कैबिनेट मिशन, क्योंकि लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री कौन बना? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री बना तो उसने कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन में वो खुद आया, क्लीमेंट एटली। कैबिनेट मिशन में क्लीमेंट एटली आया और भारत से कहा कि अपना क्या बना लो? संविधान बना लो, हम आपको अगले साल आज़ाद कर रहे हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। पहली बैठक हुई, संविधान सभा बनने लगी। संविधान सभा बनने लगी, अंग्रेजों को लगा भी 1 साल में संविधान बना लेंगे। तो 1947 में 1 साल तक ये देखा उन्होंने, 1 साल तक देखा और फिर उन्हें लगा कि अब अंग्रेजों को लगा कि अब आज़ाद कर देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए। तो 1947 में हम कब आज़ाद हुए? अगस्त में, 15 अगस्त में। 15 अगस्त में इंडिया बन गया। 14 अगस्त में पाकिस्तान बन गया। 14 अगस्त में पाकिस्तान बन गया। ठीक है। अगस्त के पहले क्या आता है? जुलाई। तो जुलाई में क्या हुआ था? बिल पेश, बिल पास। बिल पास कहाँ हुआ था? बिल पास कहाँ हुआ था? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट मतलब क्या होता है? संसद। किसकी संसद? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों की संसद क्या कहलाती है? हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में बिल पेश हुआ, हाउस ऑफ कॉमन में बिल पेश हुआ, साइन हुए। साइन होने के बाद बिल भारत आया। भारत आने के बाद भारत में पढ़ा गया और पढ़ने के बाद उसकी पहली शर्त थी कि भारत 2 भागों में विभाजित हो जाएगा तो भारत देश बन जाएगा। भारत 2 भागों में विभाजित हो गया, है ना। सर रेडक्लिफ ने भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया और जो अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके साइन हुए। लॉर्ड माउंटबेटन के साइन होने के बाद भारत यहाँ पर कंप्लीट आज़ाद हो गया। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो 1948 देख लो, यहाँ पर गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। कब? 30 जनवरी। 30 जनवरी 1948 आज़ाद करा गया ना। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी ने वो किया जो कोई नहीं कर सकता। सारी आज़ादी दिला दी, सारे आंदोलन सफल रहे और कोई उनको टच भी नहीं कर पाया। 47 में आज़ाद हो गया, 48 में जाके उनकी मृत्यु हुई, वो भी अपने यहाँ के व्यक्ति द्वारा, है ना। तो 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 के पहले, 30 जनवरी 1948 के पहले गांधी जी पर एक आत्मघाती हमला हुआ। गांधी जी पर एक आत्मघाती हमला हुआ, गांधी जी पर बम फेंक दिया गया। गांधी जी पर बम फेंक दिया गया। बम फेंकने वाले व्यक्ति का नाम था मदन लाल पोहबा। मदन लाल पोहबा ने गांधी जी पर बम फेंका, लेकिन गांधी जी के थोड़ा बाजू में गिरा और कैसे भी करके गांधी जी बच गए। गांधी जी जैसे ही बचे, इस बात का पता सरदार वल्लभ भाई पटेल को चल चुका था, क्योंकि वो उस समय के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। तो होम मिनिस्ट्री का पूरा डिपार्टमेंट उन्हीं के हाथ में था। तो ये बात पता चल चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरदार पटेल के दिमाग से ये बात निकल गई और बाद में कहा कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं ही हूँ। सरदार पटेल और गांधी जी बैठे हुए थे। सरदार पटेल और गांधी जी बैठे हुए थे। सरदार पटेल कुछ काम से बाहर गए। गांधी जी की प्रार्थना का समय हो चुका था। गांधी जी की प्रार्थना का समय हो चुका था। गांधी जी निकल गए। सरदार पटेल साथ में नहीं थे, इसलिए वो बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती है, बुलेट प्रूफ जो उनका कवच होता है, वो पहनना भूल गए और सीधे निकल गए। शाम की बात है, शाम के 5 बजे की लगभग बात है ना। MG रोड, दिल्ली में एक रोड पड़ता है, जिसका नाम है महात्मा गांधी रोड। तो दिल्ली में महात्मा गांधी रोड बिरला मंदिर के पास पूजना अर्चना के लिए शाम के समय जा रहे थे।
शाम के समय जा रहे थे, वहीं एक व्यक्ति आया जिस व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे आया और उसने गांधी जी के पैर पड़े, गांधी जी के पैर पड़े और पैर पड़ने के बाद 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी और उनके मुंह से हे राम निकला, हे राम निकला। निकला कि नहीं निकला इसका क्लैरिफाई आज तक नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसा उन्होंने कहा था, है ना, क्योंकि उस समय उनके पास कोई नहीं था, केवल 2 ही व्यक्ति थे और दोनों व्यक्तियों की बाद में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना। तो जिस पिस्तौल से उसने मारा था उस पिस्तौल को बेरेटा पिस्टल कहा जाता है, बेरेटा पिस्तौल। तो बेरेटा पिस्तौल से नाथूराम गोडसे ने मार दिया और मारने के बाद सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद उसमें 3 प्रकार की सजा सुनाई गई। 3 प्रकार की कैटेगरी के उसमें आरोपी शामिल थे, क्योंकि जब इतना बड़ा प्लान किया भारत के इतने महान व्यक्ति को मारने का, तो अकेले व्यक्ति द्वारा ये प्लान नहीं किया गया होगा, कहीं ना कहीं इस प्लान में बहुत सारे व्यक्ति शामिल हुए। जब बहुत सारे व्यक्तियों को पकड़ा गया तब उसमें 3 कैटेगरी का निर्णय दिया गया जज के द्वारा, जिसमें एक कैटेगरी थी रिहा करने वाली, एक कैटेगरी थी रिहा करने वाली, उसमें रिहा कर दिया गया, जिसमें रिहा करने वाले पहले व्यक्ति थे वीर सावरकर। क्या नाम था? वीर सावरकर। तो वीर सावरकर को पूरी तरीके से रिहा कर दिया गया। दूसरा कैटेगरी थी आजीवन कारावास। तो दूसरी कैटेगरी थी आजीवन कारावास। तो आजीवन कारावास किसको दिया गया? मदन लाल पोहबा, वही व्यक्ति है जिसने पहले बम फेंका था। मदन लाल पोहबा को आजीवन कारावास दे दिया। मदन लाल पोहा के बाद एक और साथ थे गोपाल गोडसे नाथूराम गोडसे के करीबी थे, तो इनको भी आजीवन कारावास हुआ। और तीसरी कैटेगरी थी फांसी की सजा। तो फांसी की सजा में 2 व्यक्ति थे, जिसमें एक व्यक्ति का नाम था नाथूराम गोडसे और एक व्यक्ति को और नाथूराम गोडसे के साथ फांसी दी गई थी, जिसका नाम क्या था? यह क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि गांधी जी को गोली मारी नाथूराम गोडसे ने, तो फांसी किसे होना थी? नाथूराम गोडसे को, और नाथूराम गोडसे को ही फांसी हुई, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन केबीसी का ये क्वेश्चन है, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन पूछा गया था कि नाथूराम गोडसे के साथ एक और कौन व्यक्ति था जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है, क्योंकि इसमें मैं 2 क्वेश्चन और पूछने वाला हूं। चलो एक क्वेश्चन मैं ही बता देता हूं, आप लोग शायद ना सुना हो। नाम है भगवान का नारायण आप्टे। क्या नाम है? नारायण आप्टे। तो नारायण आप्टे को भी क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। किसके साथ दी गई थी? नाथूराम गोडसे के साथ दी गई थी। तो मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछूं? हाँ, आप एक क्वेश्चन बताइए कि जो ऊधम सिंह था उस ऊधम सिंह को पकड़कर ब्रिटिश सेना जब जज के सामने ले गई, तो जज जी ने जब ऊधम सिंह से अपना वास्तविक नाम पूछा, या ऊधम सिंह से जब अपना नाम पूछा, तो ऊधम सिंह ने अपना ब्रिटेन में वास्तविक नाम क्या बताया था? ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। ऊधम सिंह ने अपना वास्तविक नाम ब्रिटेन में जज के सामने क्या बताया था? ये क्वेश्चन आपको बताना है। और ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा जा चुका है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।